नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 राजनीतिक विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं प्रथम अध्याय कौन सा है। ये देखिए, अध्याय नंबर 1 भारतीय संविधान, यानी जो प्रथम अध्याय का जो शीर्षक है, टाइटल है, क्या है? भारतीय संविधान, यानी जो भारत का जो संविधान है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है ना? बहुतों ने खेला भी होगा, यानी फुटबॉल का जो खेल है बहुत से बच्चों ने खेला भी होगा, जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, खेला है तुमने फुटबॉल का खेल? हाँ, सभी जानते हैं फुटबॉल के खेल के बारे में, है ना? तो इसी खेल की कड़ी से ही हम हमारे संविधान की बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यह खेल पैरों से संबंधित है। हम जानते हैं फुटबॉल का जो हमारा खेल है किससे खेला जाता है? पैरों से, है ना? पैर के हम उस पर मारते हैं फुटबॉल पर। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाहाँ से नहीं छू सकता। यानी इसका एक नियम है खेल में कि जो फुटबॉल होती है उसको जो गोलकीपर होता है ना, जो गोलकीपर जो खड़ा होता है वही फुटबॉल को अपने हाथों से पकड़ सकता है। इसके अलावा कोई उसको हाथों से नहीं छू सकता, केवल पैर की ही चोट मार सकता है। ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी की बाहाँ गेंद को छू जाती है, या बाहाँ से मतलब हाथ से, है ना? किससे है? हाथ से छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। यानी एक तरह से अगर अन्य कोई खिलाड़ी गोलकीपर के अलावा हाथ से गेंद को छू देता है तो इसको फाउल या गलत माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे, यानी देने लगे, तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों में भी कुछ नियम तय होते हैं। यानी कहना चाह रहा है कि प्रत्येक खेल में कुछ ना कुछ नियम जरूर होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह ही हमारे समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। ठीक है, आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हम ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर संविधान की परिभाषा एक तरह से आई है, यानी आधुनिक देशों में यह सहमति, यानी ये जो सहमति है आमतौर पर लिखित रूप में, यानी हमको पता है हमारा संविधान कैसा है। भारतीय संविधान एक लिखित रूप में, है ना? जिस दस्तावेज में ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। यानी पिछली कक्षाओं में भी हम भारतीय संविधान के ऊपर कुछ परिचर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यानी ऐसा कभी आपको आभास हुआ कि हमारे संविधान है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यानी संविधान के निर्माण पर, है ना? और संविधान किसके द्वारा निर्मित किया गया, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, इन मुद्दों पर, इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और भारतीय संविधान की मुख्य बातें जो हैं उन पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। यानी कुछ जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण बातों पर अधिक बल दिया गया है। देखिए, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी देश हो, किसी भी देश में संविधान अगर ज़रूरत है
संविधान का निर्माण करना है तो क्यों करना है, क्या आवश्यकता है ऐसी जिससे संविधान का निर्माण करना पड़ता है। देखिए 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। यानी कब की बात है, सन 1934 की, ठीक है, जब हमारा देश एक तरह से अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की बात है। तो जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, है ना, जिसका निर्माण 1885 में हुआ था, ये जो ये संविधान सभा की गठन जो है उसकी मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। यानी उन्होंने एक तरह से संविधान सभा की गठन की मांग रखी, ठीक है। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग, यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। यानी संविधान जो सभा की गठन की जो बात थी, ये कब तेजी पकड़ गई, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। और अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और अंततः क्या हुआ, एट लास्ट, जिसको हम बोलते हैं लास्ट में आकर के ऐसा हुआ, 1946 को हमारे जो संविधान सभा की जो गठन है ना, उसको एक तरह से आज्ञा मिल गई और संविधान सभा का गठन जो किया गया, ठीक है। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है। आगे हम देखेंगे, है ना, कुछ सदस्य जो हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको यहाँ पर दिखाया गया है। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। देखिए ये संविधान निर्माण का समय है, ये दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, ठीक है। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत, यानी अंग्रेजों का जो शासन हमारे यहाँ पर था, अंग्रेजों की सरकार हमारे यहाँ पर थी, ठीक है। भारतीयों को आखिरकार अपनी नियत और भविष्य तय करने का मौका मिला था। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सभा को संबोधित करते हुए, यानी ये चित्र देखिए आप, है ना, और यहाँ पर ये संविधान सभा का चित्र आपको दिया गया है और ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, और संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। देखिए आज की दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है, यानी वर्तमान विश्व की हम बात कर रहे हैं आज के समय की, कि आज के समय में जो विश्व में ज़्यादातर जो देश हैं, अधिकतर देश हैं, उनके पास अपना एक संविधान है, ठीक है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा। यानी जहाँ पर लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, जिन देशों में, वहाँ पर एक संविधान जरूर होगा, है ना। ये आज कल्पना की जा सकती है, सोचा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। यानी जिन देशों के पास अपना खुद का संविधान है तो सबके बारे में ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लोकतंत्र है या प्रजातंत्र है, ठीक है। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने जीवन को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान में ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, जिनके आधार पर जो नागरिक हैं अपने इच्छा, यानी अपने स्वयं की इच्छा, है ना, उसके अनुसार और सपनों के अनुसार अपने जीवन को रच सकते हैं, यानी अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। यानी समाज के द्वारा ही हमको यह पता लगता है कि हमारे समाज का एक तरह से स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं। ये हमको मालूम है कि हमारा जो देश है ना, इसमें बहुत प्रकार के समुदाय रहते हैं ना, जिनमें जातिगत, भाषागत, पहनाव के लेकर के बहुत सारी विभिन्नताएं हमको दिखाई देती हैं। उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूर नहीं है कि वे सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हों।
हो सकता है उन समाजों में, समुदायों में कुछ समानताएं मिल जाएं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। यानी एक दूसरे को इस बात से वो सहमत हों या नहीं हो, यह कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये संविधान के बारे में कुछ हमने जानकारी यहाँ पर प्राप्त की। आगे देखते हैं। इन बातों का मतलब है, यानी इन बातों का क्या अर्थ निकलता है, देखिए यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों को गौर करें। यानी दो जो अलग अलग स्थितियां हैं उनको हम देखें, उनका अवलोकन हम करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर है ना, चित्रों के माध्यम से, कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो यह उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। यानी ये इसमें बताया गया कि नेपाल में संविधान पहले से मौजूद था, है ना, लेकिन नया संविधान वहाँ पर लागू किया गया, इसकी आवश्यकता एक तरह से क्यों वहाँ पर पड़ी, है ना, इसके बारे में बताया जाए, है ना। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। क्या कारण देखो इसका सामने आया है कि संविधान तो वहाँ पर था, लेकिन नया संविधान वहाँ पर एक तरह से क्यों निर्मित किया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी, तो यह यहाँ पर बताया गया है कि कुछ समय पहले नेपाल में क्या था, राजतंत्र। ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या है, प्रजातंत्र, या जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं ना। तो ये बताया गया है कि वहाँ पर कुछ समय पहले क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र से मतलब राजा या रानी का जहाँ पर शासन होता है उसको कहते हैं राजतंत्र। ठीक है। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। यानी शासन का जो सर्वसर्वा होता है, मुखिया जो होता है, कौन होता है, राजा। ठीक है। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। यानी जो नेपाल के जो निवासी हैं वो इसलिए आंदोलन करते आ रहे थे कि हमारे यहाँ पर भी एक तरह से लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो, या लोकतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, राजतंत्र का खात्मा होना चाहिए। ठीक है। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। यानी 2006 में वहाँ पर एक तरह से राजतंत्र खत्म हो गया और क्या हुआ, वहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित हो गया। ठीक है। आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए। यानी उन्हें अपने देश में लोकतंत्र चाहिए और लोकतंत्र में भी उनको क्या चाहिए, एक नया संविधान। ठीक है। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं यानी संविधान तो वहाँ पर पहले से था, लेकिन वो उसको नहीं अपनाना चाहते थे। क्यों नहीं अपनाना चाहते थे, क्योंकि इसमें वो आदर्श नहीं थे एक तरह से जो नेपाल के लिए चाहते थे। यानी वहाँ के नागरिक जो चाहते थे कि वो आदर्श होने चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक हैं, वो आदर्श उसमें नहीं थे और जिनके लिए वे लड़ते रहते थे। ठीक है। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर दिए गए चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ऊपर जो आपको चित्र दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि नेपाल के वासियों ने किस तरह लोकतंत्र को पाने के लिए और संघर्ष किया था। ठीक है। देखते हैं, ये देखिए ये नेपाल की जनता है जो दिखाई गई है ना, एक तरह से आप ये देखिए अपना जो
राष्ट्रीय प्रतीक जो राष्ट्रीय झंडा है इसको लहरा रहे हैं और यहाँ पर लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं, यानी कई आंदोलन हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। कितने दिन? 12 साल। ठीक है। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। यानी पहले लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, लेकिन राजा ने चाल चल करके एक तरह से षड्यंत्र रच के और जो शासन की जो बागडोर थी फिर दोबारा से अपने हाथ में ले ली। ठीक है। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका, यानी चरम सीमा पर पहुंच गया था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया, यानी जो छूटें दी गई थी एक तरह से उनको नामंजूर कर दिया। और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। एक तरह से लोकतंत्र का गठन वहाँ पर करना पड़ा। ठीक है। 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में हैं, जो हमने चित्र देख लिए हैं। ठीक है। तो ये हमने एक तरह से संविधान के जो निर्माण की कुछ प्रक्रिया है ना, उसका शुरुआती जो दौर होता है, शुरुआती जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त की है ना। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।